Hello friends, welcome back in my new video. And now in this video we will talk about एग्रोबैक्टीरियम एक्ट एज ए जेनेटिक इंजीनियर कि जो एग्रोबैक्टीरियम है वो किस प्रकार से एक डाइकोट प्लांट या किसी मोनोकोट प्लांट को आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर किस प्रकार से अपन ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या एग्रोबैक्टीरियम किस प्रकार से अपने जो टीडीएनए है उसको किसी प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकता है। तो उसके बारे में काफ़ी डिस्कस अपन ने लेक्चर फर्स्ट के अंदर किया था। अभी अपन पार्ट सेकंड लेके आए हैं और पार्ट सेकंड के अंदर इस प्रकार से अपन रोल बताएंगे इसको कि टीडीएनए ट्रांसफ़र किस प्रकार से किया जाता है। उसका मैंने बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बता दी थी आपको। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो फर्स्ट को ज़रूर देखें, और सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो भी फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे रेस्पॉन्स मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं अपने वीडियो को या अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि टाइम टू टाइम उनको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। अपन नेक्स्ट स्टेप में देखें कि जो वीर D1 है, इसमें वीर D1 जो है उसके अंदर एक एक्टिविटी पाई जाती है जिसे अपन टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट होने के कारण से जो अपने ये टीडीएनए बनाया हुआ है इस टीडीएनए को अपन यहां देखें ये टीडीएनए है यहाँ से यहाँ तक का। इस टीडीएनए को अगर अपन यहाँ से कहें राइट बॉर्डर के ऊपर, राइट बॉर्डर पर कौन सी प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है? सबसे पहले D1 उसको रिकॉग्नाइज करती है, वीर D1, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये क्या करता है, टोपो आइसोमरेज का वर्क करता है। तो टोपो आइसोमरेज क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको वो क्या करता है, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में उसको कन्वर्ट करता है। तो इसका जो फंक्शन है वो आ जाएगा, टोपो आइसोमरेज है तो डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है, या फिर अपन कहें कि ये टीडीएनए के राइट बॉर्डर पर कॉइलिंग को कम करता है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपन बात करें वीर D2। वीर D2 जो है उसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होने के कारण से ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल भी कहाँ पे बाइंड होता है, ये भी बाइंड होता है, बाइंड टू राइट बॉर्डर पर टीडीएनए। टीडीएनए के राइट बॉर्डर पर यहाँ पर आकर बाइंड होता है जिसे अपन कहते हैं वीर D2, जिसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होने के कारण से यहाँ से ये क्या करेगा, कट लगा देगा, और कट लगाने के कारण से यहाँ से ये जो है डीएनए वो यहाँ से निकल जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को अगर अपन आगे प्रोसेस में देखें तो किस प्रकार से अपन इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं वो अभी अपन देखते हैं।
जैसे सबसे पहले अपन इसको लीनियर डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये एक लीनियर डायग्राम है। इस प्रकार से ये दो बॉर्डर हैं, ये लेफ्ट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर। ये अपना आ जाएगा टी डीएनए। सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाता है? D1 और D2 के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। D1 और D2, D1 और D2 रिकॉग्नाइज कहाँ पे करते हैं? इसके राइट बॉर्डर के ऊपर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है इसने D1 ने, और ये रिकॉग्नाइज करेगा वीर D2। दोनों जैसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो D2 का जो फंक्शन है वो क्या है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का वर्क होने के कारण से यहाँ से ये क्या कर देगा? कट कर देगा। कट करने के बावजूद भी ये किस पे बाइंड रह जाएगा? इसके 5 प्राइम, इसमें दो एंड बनेंगे। जैसे डीएनए को कट करते हैं तो डीएनए के दो एंड बनते हैं, एक तो 5 प्राइम और एक 3 प्राइम। तो यहाँ से जैसे इसको कट किया है तो यहाँ पर जो प्राइम बनेगा वो 5 प्राइम और यहाँ पर बनेगा 3 प्राइम। अब इसके अलावा आगे जैसे जैसे अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, तो ये जो आपस में बाइंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड है, इनको दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर D1 कर रहा है। D1 में टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी पाई जाती है, जिसके कारण से यहाँ से सेपरेट होता जाएगा और ये स्ट्रैंड जो है वो नीचे की तरफ निकलता जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे वीर D2, ये इसका आ जाएगा 5 प्राइम। इसी के साथ साथ अपन देखें कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि अब जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए निकला है उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म के अंदर ही रखना है। तो उसको रखने के लिए अपन इसे कह सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर बाइंड होती है और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के रूप में वर्क करता है यहाँ पर वीर E2, ये यहाँ पर इन्वॉल्व होती है और इसके अप्रोक्स अपन कहें 600 मॉलिक्यूल आकर बाइंड होते हैं। 600 मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर बाइंड होते हैं इस प्रकार से कि इसको किसी प्रकार का कोई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिग्रेड ना कर दे। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो वापस से फोल्ड ना हो और लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ रहे। इसलिए उसकी लीनियर स्ट्रक्चर को या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को बनाए रखने के लिए वीर E2 इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर ये सभी जो हैं वो क्या है? वीर E2 है। इसके अलावा यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर 3 प्राइम है और 3 प्राइम पर यहाँ पर आकर बाइंड होगा
डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा तो ये 3 प्राइम एक्ट एज ए किसके रूप में काम करेगा? प्राइमर के रूप में काम करेगा। और प्राइमर के रूप में काम करते हुए इस डीएनए को आगे की तरफ सिंथेसिस कर दिया जाएगा। ये जैसे जैसे आगे की तरफ सिंथेसिस होता जाता है वैसे वैसे ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नीचे की तरफ निकलता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जैसे ये इसमें जो वीर D2 जो है उसमें एक्टिविटी पाई जाती है कि वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ से फोल्ड होकर ये कहाँ पर कट लगाएगा? यहाँ पर अपने लेफ्ट एंड के ऊपर कट लगाएगा, जिसके कारण से ये डीएनए वो यहाँ से निकल जाएगा। जैसे इस प्रकार से इस डीएनए को आगे की तरफ सिंथेसिस कर दिया गया है यहाँ तक विद हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूवमेंट करते हुए इस डीएनए को आगे की तरफ सिंथेसिस करता जाता है और यहाँ से वीर D2 क्या करता है? एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। इसके अलावा इसके चारों तरफ जो है वो कौन सी प्रोटीन बाइंड है? E2 बाइंड है। इस प्रकार से और यहाँ से ये कट कर कर सेपरेट हो जाएगा और इसको कंप्लीट फिलअप कर दिया जाएगा यहाँ तक और ये आगे नीचे की तरफ निकल जाएगा। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी जिसकी 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड ये आ जाएगा 5 प्राइम के ऊपर वीर D2 और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा tDNA। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? tDNA की स्ट्रक्चर है। tDNA जब ट्रांसफ़र होता है तो किस फॉर्म में होता है? सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और उसके साथ में कौन सी चीज़ें पाई जाती है? तो अपन जानते हैं, एक तो वीर E पाई जाती है E2 और इसके अलावा एक पाई जाती है वीर D। दो जीन ऐसे हैं या दो प्रोटीन ऐसी है वीर D2 और E2। जो बैक्टीरियल सेल से होते हुए प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराती है। अब ये जो बनी है ये डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वो किस में एंटर करेगा? प्लांट सेल में एंटर करेगा। प्लांट सेल में एंटर करने से पहले बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब की कि जैसे ये एक प्लांट सेल है जबकि ये एक बैक्टीरियल सेल है। कौन सा बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम। इसमें अपन ने देखा भी है कि सबसे पहले वीर ए प्रोटीन एक्टिवेट होती है कि प्लांट जो है वो रिलीज करता है एसिटोसिरिनगोन। यहाँ पे एसिटोसिरिनगोन आकर यहाँ पर बाइंड हुआ है। एसिटोसिरिनगोन बाइंड होने के बाद ये किसे एक्टिवेट करती हैं?
वीर जी को। वीर जी दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं इस प्रकार से। और ये जो डाइमर है किसके रूप में वर्क करता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के रूप में वर्क करता है। और ये जो डाइमर है वो आकर डीएनए को एक्सप्रेस कराएगा। वीर, ये अपन करें वीर डीएनए, इस प्रकार से यहाँ पर आके बाइंड होता है। ये वीर जी है। इससे बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स सभी प्रोटीन्स बनती हैं 8 प्रोटीन, वीर 8 प्रोटीन। इन प्रोटीन में से जो प्रोटीन है, जैसे अपन बात करें एक तो वीर बी प्रोटीन, वीर बी के 11 प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा प्लस वीर D4, 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, वीर बी प्रोटीन और वीर डी प्रोटीन। दोनों प्रोटीन जो हैं वो आपस में मिलकर दोनों की जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में इस प्रकार से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये कहलाएगी अपनी कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के अंदर अब अपन बात करें कि इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टीडीएनए प्रेजेंट है। टीडीएनए के 5 प्राइम पर वीर D2 प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ वीर E2 बाइंड है, वीर E2। ये दोनों इसके अंदर से, या ये जो डीएनए है वो इसके अंदर से होते हुए आगे की तरफ एंटर करता है। इसमें अपन एक बात कहें कि इसमें जो हेल्प करता है, जैसे इसके अंदर से जैसे ही गुजरता है ये डीएनए, तो इस टाइम पर एटीपी यूज में आती है कि बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में इस डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते वक्त कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में वेस्ट होती है। इस एटीपी को वेस्ट करते समय कौन सा वीर फैक्टर, अपन वीर फैक्टर की बात करें, वीर फैक्टर H, जो एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करने तथा इसमें डीएनए को आगे की तरफ पास करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कॉन्जुगेशन में हेल्प कौन सा करता है, वीर H करता है। वीर जो ये है कॉन्जुगेशन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल तो वीर B और D4 है। ट्रांसफ़र करने के लिए एटीपी की आवश्यकता है और एटीपी की विद हेल्प ऑफ वीर H प्रोटीन। तो इसकी सहायता से इस डीएनए को आगे की तरफ एंटर करा दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अपन देखें कि इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है वीर E2। अब अपन देखें
प्रोटीन प्लांट सेल में पहले से प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं, जैसे वीर2 के साथ में जो प्रोटीन बाइंड होगी उसे अपन कहते हैं वीर-E2 इंटीग्रेटेड प्रोटीन। इसे वीर-E2 इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है VIP1 और VIP2। जैसे VIP1 और VIP2 ये दोनों किसके हेल्प करते हैं, किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वीर-E2 को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसके साथ में एक क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है उसको अंदर की तरफ खींच सकते हैं या उसको आगे आने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी प्रकार से कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन होती है जो किसको रिकॉग्नाइज करती है, वीर-D को रिकॉग्नाइज करती है और उसके साथ में क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। जैसे वीर-D2 इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो इसके साथ में क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखें, CYPA ROC-A, इसके अलावा ROC-1, इसके अलावा PP2C। इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, वीर-D2 जो है उसकी इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होती हैं जो इसके हेल्पफुल या इनको रिकॉग्नाइज करती है और आगे न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आगे अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये है न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस है, प्लांट का, प्लांट का न्यूक्लियस है। यहाँ पर अपन देखें प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर सिंपल सा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के ऊपर की तरफ कुछ फाइबर्स निकले रहते हैं और यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे रैन प्रोटीन, GTP डिपेंडेंट होती है, रैन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स को अंदर लेके जाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स है वो कौन सी बाइंड होती है, एक तो बाइंड होती है जो VIP, यहाँ पर आ जाएगा वीर-D2 इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये भी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सभी कॉम्प्लेक्स मिलकर इस DNA को यहाँ से अंदर की तरफ एंटर कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस प्रकार से इसको ये कवर कर लेती है और D2 को जो रिकॉग्नाइज करती है वो कौन करती है, इस प्रकार से CRP जो ये कॉम्प्लेक्स हैं इस प्रकार से ये इसको कवर कर लेती है। इस प्रकार से कंप्लीट प्रोटेक्ट करते हुए उसे न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ये इंसर्ट कर दिया जाता है।
और अंदर जाकर ये जीन क्या करता है, एक्सप्रेस होता है, और एक्सप्रेस होने के कारण से ऑक्जीन और साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन करता है। ऑक्जीन और साइटोकाइनिन जो है वो आपस में मिलकर प्लांट टिश्यू कल्चर के जैसे अपन करते हैं कैलस का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रकार से सेल डिवीजन को ये क्या करता है, इंड्यूस करता है। और सेल इंड्यूस जैसे ही होगी, डिवीजन करना स्टार्ट होगा, तो उसके कारण से एक कैलस का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर क्या बनेगा, एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाएगा। अगली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप इसमें जीन ट्रांसफ़र कर सकते हो टीडीएनए के अंदर, और टीडीएनए में जीन ट्रांसफ़र करके आप किसी भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार कर सकते हैं, जो अपन एक नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो भी अपन ने डिस्कस किया वो था टीडीएनए का रोल और टीआई प्लाज्मिड का रोल। तो किसी भी प्रकार के किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।